परिवार और विवाह इन दोनों की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांत है ये। हालांकि विवाह टॉपिक नहीं दिया है आपके सिलेबस में इस टाइप से, लेकिन ये जो सिद्धांत है ये दोनों के हैं, विवाह के भी हैं परिवार के भी। और जैसा मैंने बताया था कि ये जो सिद्धांत उत्पत्ति की बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, रेयर केस में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे। तो मैंने इनको क्या किया है, बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इससे आने की संभावना कम है। यह जरूरी तरीके से हम बहुत डिटेल में पढ़ें तो कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला सिद्धांत इसमें है शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं प्लूटो व अरस्तु। पुराना सिद्धांत, शास्त्रीय का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, बहुत समय से जो चला रहा है उसको बोल देते हैं शास्त्रीय, क्लासिकल। और इसके प्रतिपादक प्लूटो अरस्तु कहे जाते हैं। और इसको आगे बढ़ाने का काम हेनरी मैन द्वारा किया गया है। हेनरी मैन ने इसको आगे बढ़ाया यानी विकसित किया है। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें यह बताया गया है कि परिवार का जो आदिम रूप है यानी स्टार्टिंग रूप है, प्रारंभिक रूप है, वो है पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय और पितृवंशी। मतलब परिवार की जो स्टार्टिंग हुई है वो इसी से हुई है। सबसे पहले परिवार पितृसत्तात्मक हुए, बाद में फिर मातृसत्तात्मक हुए, ऐसा इस सिद्धांत का कहना है। और इसके उदाहरण में भारत को रखा है, भारत का उदाहरण दिया है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से विद्वानों द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया, है ना। भारत के संदर्भ में सही है, लेकिन हर देश के संदर्भ में सही नहीं है। भारत में पितृसत्तात्मक समाज रहे हैं, लेकिन यहां पर भी अपवाद है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पर मातृसत्तात्मक, वैदिक सभ्यता में देखें, वैदिक सभ्यता से आगे देखें तो पितृसत्तात्मक। दक्षिण भारत में कुछ परिवार मातृसत्तात्मक रहे हैं, है ना। तो ये हम सार्वभौमिक रूप से नहीं कह सकते हैं कि इसकी परिवार की शुरुआत जो है पितृसत्तात्मक ही हुई है। तो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं लुईस मॉर्गन, फ्रेजर और ग्रिफाल। ये तीन विद्वानों का नाम इसमें आता है, लुईस मॉर्गन, फ्रेजर और ग्रिफाल। तो इनका कहना है कि प्रारंभिक अवस्था में विवाह या परिवार नाम की कोई संस्था ही नहीं हुआ करती, है ना। पहले जो है परिवार थे ही नहीं, विवाह होता ही नहीं था, है ना। व्यक्ति अपने हिसाब से जो है यौन संबंध स्थापित करता था, परिवार का निर्माण करता था, है ना। तो ये है समाज में प्रारंभिक स्तर पर परिवार, विवाह जैसी संस्थाएं विद्यमान नहीं थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था, इसके लिए स्वतंत्र। तो इसको कहते हैं यौन साम्यवाद, है ना। यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं यौन साम्यवाद, है ना। तो इसको भी जो है विद्वानों ने सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया है ना। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इसके बाद तीसरा सिद्धांत है एकल विवाह का सिद्धांत। एकल विवाह मतलब एक ही विवाह करना, अपने जीवन में एक ही विवाह करना, उसको एकल विवाह कहा जाता है। तो एकल विवाह का सिद्धांत ये वेस्टरमार्क द्वारा दिया गया की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में जो है वेस्टरमार्क ने ये सिद्धांत दिया है। समर्थक विचारक इसके मेलोवस्की हैं। इसकी विषय वस्तु यह है कि विवाह तथा परिवार का प्रारंभिक जो स्वरूप था एकल विवाह था। मेलोवस्की के अनुसार एकल विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको 2 मार्क्स में कभी पूछ सकता है ना। हालांकि सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी अलग से भी आपको एक कोटेशन 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो यह एकल विवाह का सिद्धांत, तो ये कहते हैं कि
विवाह का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो एकल विवाह या एकल परिवार के रूप में था। मतलब पहले जो है व्यक्ति एक ही विवाह करता था, बाद में धीरे धीरे जो है बहुविवाही प्रथा चली, बहुविवाही परिवार प्रचलित हुए। इसमें बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, इस तरह के विवाह भी आज हो रहे हैं, लेकिन इसको भी जो है सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इसका विषय वस्तु है इसकी, विवाह तथा परिवार का प्रारंभ स्वरूप एकल परिवार था। अच्छा, ये रिपीट है मेरे ख्याल से ना, हाँ ये रिपीट है, ये वही यहां पर आ गया है। हाँ, इसको भी जो है सार्वभौमिक रूप से मान्यता नहीं दी गई, पूर्णतः स्वीकार नहीं है, क्योंकि सभी स्थानों पर परिवार की उत्पत्ति एकल विवाह के रूप में नहीं हुई है। इसके बाद चौथा सिद्धांत है मासत्तात्मक सिद्धांत। विरुफार्ट इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। उनकी जो पुस्तक है द मदर्स में उन्होंने सिद्धांत दिया विरुफार्ट ने। समर्थक विचारक में बैकोफन और टाइलर यानी एडवर्ड टाइलर पूरा नाम है। एडवर्ड टाइलर जो है मानवशास्त्री भी है और ये समाजशास्त्री भी। इसकी विषय वस्तु है परिवार का आदिम या प्रारंभिक स्वरूप मासत्तात्मक बताया जाता है। इसको भी साधारण रूप से मान्य नहीं किया जाता है। इसमें इस तरह से कहा गया कि भाई हमारे यहाँ जो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी मासत्तात्मक थी, तो सदा पे बोल दिया गया कि भाई स्टार्टिंग में मासत्तात्मक परिवार ही हुआ करते थे, तब धीरे धीरे प्रतिसत्तात्मक परिवार हुए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, वो प्रतिसत्तात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता को मासत्तात्मक माना जाता है। तो इस तरीके से इस आधार पर जो है ये विचार, ये सिद्धांत दिया गया है। पांचवा है लास्ट उद्विकासी सिद्धांत। उद्विकासी सिद्धांत का मतलब इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से विवाह या परिवार का विकास हुआ, पहले क्या थे, क्या व्यवस्था थी, फिर क्या हुई, वर्तमान में क्या है, इस तरीके से जो इसको समझाया गया। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 5 सिद्धांत हमने पढ़ रहे हैं, इस पांचों में सबसे महत्वपूर्ण यही है ना। तो इसके जो प्रतिपादक हैं बैकोफन, समर्थक विचारक में मैकलेलन टाइलर, ये 2 नाम आते हैं। इसमें बैकोफन और टाइलर जो है समर्थक विचारक थे, और यहाँ पर मैकलेलन और टाइलर समर्थक विचारक, बैकोफन जो है इसके प्रतिपादक है ना। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है। विषय वस्तु परिवार का जो उद्विकासी क्रम है वो इसमें बताया गया है ना। उद्विकासी क्रम मतलब परिवार का विकास कैसे हुआ, यानी प्रारंभिक अवस्था में क्या स्थिति थी, फिर क्या हुई, इसके बाद क्या हुई और अभी क्या है, ये पूरा जो है विकास का क्रम इस सिद्धांत में बताया गया है। तो उसमें सबसे पहले यौन साम्यवाद था, जो हमने सिद्धांत के रूप में भी पढ़ा है। यौन साम्यवाद का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग में परिवार विवाह नाम की कोई संस्थाएं नहीं हुआ करती थी। व्यक्ति जो है यौन संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। यौन संबंध स्थापित करना जो है कोई डिसाइड नहीं था कि कौन महिला कौन पुरुष जो है किसके साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो ये अनिश्चित था। इसी को कहते हैं यौन साम्यवाद। ठीक है, यौन साम्यवाद का मतलब होता है कि यौन संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्धारित ना होना, निर्धारित नियम ना होना, निर्धारित व्यक्ति ना होना, अनिश्चित होना, तो उसको कहते हैं यौन साम्यवाद। यौन साम्यवाद के बाद आया फिर बहुपति विवाह, है ना। बहुपति विवाह मतलब एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होना। एक स्त्री जब एक से ज्यादा विवाह करती है उसको बहुपति विवाह कहा जाता है, और ऐसे परिवारों को बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। ठीक है, बहुपति विवाह भी होते, बहुपति विवाही परिवार भी है। तो बहुपति विवाह के कारण जो परिवार बनते हैं, जिन परिवारों का निर्माण होता है, ऐसे परिवारों को कहते हैं बहुपति विवाही परिवार। ठीक है, तो ये हो गए सेकंड नंबर पर बहुपति विवाही परिवार। इसके बाद फिर आते हैं बहुपत्नी विवाह या बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाह मतलब एक पुरुष जब एक से ज्यादा विवाह करता है उसको बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। नहीं, एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं उसको
बहुपति विवाह कहा जाता है। और बहुपत्नी विवाह के कारण जो परिवार बनते हैं उनको बहुपत्नी विवाही परिवार कहते हैं। इसके बाद आता है एकल परिवार, है ना। एकल परिवार मतलब आधुनिक, ये सब समाज के परिवार के विवाह है। तो सब समाज में जो है लोग ज्यादातर एक विवाह करते हैं, क्योंकि बहु विवाह करना कानूनी रूप से निषिद्ध है हमारे हिंदू समाज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मैंने कल बताया था आप लोगों को, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बहु विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। उसमें कहा गया है कि कोई हिंदू एक पत्नी के होते हुए या एक पति के होते हुए उसको तलाक दिए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह है एक विवाह जो आधुनिक सब समाज की खास विशेषता मानी है। तो इस क्रम में जो है परिवार या विवाह का उद्विकास से विकास हुआ है। यानी सबसे पहले यौन साम्यवाद आता है, फिर बहुपति विवाह आते हैं, फिर बहुपत्नी विवाह, फिर एकल विवाह, एकल विवाही परिवार, है ना। कुछ विद्वानों द्वारा इसको मान्यता दी गई है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो इनमें से कोई एक आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। यहां से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो 2 मार्क्स में बन सकते हैं, बाकी बहुत डिटेल में पूछने की संभावना बहुत कम है ना। उसने पूछ लिया उद्विकासी परिवार के उद्विकासी सिद्धांत को समझाइए, तो आपको बस उसका प्रतिपादक लिख देना है और विकास का जो क्रम बताया गया वो हल्का सा लिख देंगे बस, है ना। समर्थक विचारक जो भी हैं, मतलब प्रतिपादक, समर्थक विचारक और उद्विकास का जो क्रम बताया वो लिखना है ना। यौन साम्यवाद, समर्थक को प्रतिपादक लिख सकते हैं, मतलब लिखा जा सकता है वहीं पर प्रतिपादक लिख करके ब्रैकेट में समर्थक विचारक उसी में लिख दो, अलग पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। 3 लाइन आपको मिल रही है, तो 3 लाइन का पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, और देखो वही बात है कि जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बात वही है कि जितनी चीजें आप दोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो चलेगा बात नहीं होती है। तो क्या होता है कि आपके पहले की कॉपी और फिर आपकी कॉपी, आपके पहले की कॉपी में अगर वो चीज लिखी हुई है उन्होंने और आपने नहीं लिखी है तो नंबर कटेंगे। आपकी पहली कॉपी में नहीं लिखा है, आपने भी नहीं लिखा है, तो उनको 2 नंबर दे रहे हैं तो आपको भी दे देंगे। आपने एक्स्ट्रा लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये चीज जरूरी उतनी नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो फिर नंबर कटने की संभावना कम हो जाती है। ये याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, प्रतिपादक ही लिख देंगे तो चल जाएगा। मेन प्रतिपादक को लिखना है और फिर उसमें क्या कहा गया है वो बताना है, क्रम बताना है जो इसमें बताया। तो अब आप सोचेंगे सर वो तो ऐसे लिखा है तो ऐसे क्रम कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिख दो। ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, 4 पॉइंट है, ऐसे लिख दो। ऐसे लिख दो यहां पर यौन साम्यवाद, ऐसे, फिर ऐसे बना दो, है ना। बहुपति विवाह या विवाही परिवार भी लिख सकते हैं, फिर बहुपत्नी, फिर एकल परिवार, एकल विवाह, ये बस एक लाइन में हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 2 से 3 लाइन आपको मिलना है और उनको आपको जो है पूरा यूटिलाइज करना है उस स्पेस का, और गैर जरूरी चीजें भी नहीं लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज 2 लाइन में भी आ जाती है, कभी कभी कोई चीज 1 लाइन में भी आ जाती है, तो 1 लाइन में आप लिख रहे हैं तो भी आपको मार्क्स पूरे देंगे।
क्योंकि और तो उसमें है ही नहीं, तो फिर क्या लिखें। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे उसने हर्ष-कोविड की परिभाषा पूछी, अब हर्ष-कोविड की परिभाषा एक लाइन में आ रही है, तो आप 2 लाइन 3 लाइन में क्या लिखोगे। उसने पूछी संस्कृति संबंधी हर्ष-कोविड की परिभाषा बताइए, बस ये क्वेश्चन है। तो हर्ष-कोविड की परिभाषा तो डिसाइड है, उसमें आप नमक मिर्च तो मिला नहीं सकते। संस्कृति मानव का पर्यावरण निर्मित भाग है, बस हो गई। अब इसमें कुछ और आप नहीं लिख पाएंगे, वो तो एक ही लाइन में आ गई। अब सोचेंगे सर अब क्या करें हम, 3 लाइन फिर क्या करें। लिखने की और कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि उसने जो चीज पूछी हमने लिख दी है। अब परिभाषा तो फिक्स है, अब आप अपनी तरफ से थोड़ी आप जोड़ सकते हैं, है ना। संस्कृति मानव का पर्यावरण निर्मित भाग, ठीक है। तो जो चीज डिसाइड है, फिक्स है, उसमें आप जो है ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो कोई कर ही सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और आ सकता है। जैसे उसने पूछा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या कौन है, तो आप उसमें कुछ ही ऐड कर सकते हैं कि नीति आयोग का जो प्रधानाध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। तो 2 लाइन में ये लिख सकते हैं। फिर आप कहो कि सर नीति आयोग का स्थापना भी लिख दें, नीति आयोग के कार्य भी लिख दें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम लिख दें, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष लिख दें, तो वो तो गैर जरूरी होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जो चीज उसमें उससे संबंधित है, आ सकती है, वो आपको लिख देना। जैसे उसने पूछिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप लिख देंगे, उसमें 2 चीजें और ऐड कर सकते हैं कि देश के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है राज्य। तो 3 पॉइंट ये हो गए। उसने पूछा है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लिखिए, अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप लिख दो, उसमें भी नंबर वो दे सकता है। लेकिन हो सकता है कि उसका दिमाग लगे यार क्षेत्रफल क्यों लिखा, इसमें एक नीचे और लिखना चाहिए, इसको 1 नंबर नहीं दे, एक नंबर ही दो। आपकी पहले की कॉपी में वो सब लिखा हुआ है, आपने नहीं लिखा है, उनको 2 नंबर देता आ रहा है, आपने सब क्षेत्रफल लिखा है, तो हो सकता है 1 नंबर काट दे। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उससे संबंधित चीजें जो आ सकती हैं वो लिख देते हैं। गैर जरूरी चीजें लिखने की फिर उसमें जरूरत नहीं रहती। वही चीज ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको तुरंत पता लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं, जो जरूरी है, जो डाला जा सकता है ना। आई बात समझ में। इसके बाद है प्रकार, प्रकार या कार, है ना। ये इसी को हम कह सकते हैं भूमिका, इसी को हम कह सकते हैं महत्व, इसी को कह सकते हैं उपयोगिता, और इसी को कह सकते हैं प्रासंगिकता। सबका मतलब सेम होता है ना। प्रकार के अंतर्गत इस तरीके से डिवाइड करके उसको बताया गया है। इसमें एक चीज और जो मिसिंग है, जैसे नोट्स में दिया हुआ है, मर्डाक एक समाजशास्त्री हुए हैं, मर्डाक, इनका यहां पर जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आपको 2 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कि मर्डाक ने परिवार के कुल कितने कार्य बताए हैं, कौन से। ऐसा 2 मार्क्स में बन सकता है। जिस तरह से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है।
मर्डॉक द्वारा परिवार के कौन कौन से कार्य बताए गए हैं, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि मर्डॉक ने जो है लगभग 250 परिवारों का अध्ययन किया, समाजों का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार के कार्य बताए हैं मर्डॉक, है ना। तो 4 पॉइंट आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो पॉइंट आपको इधर भी मिलेंगे आगे भी। तो मर्डॉक ने जो 4 कार्य बताए हैं उसमें सबसे पहला यौन संतुष्टि, दूसरा है प्रजनन, या इसी को हम संतानोत्पत्ति भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रजनन वर्ड यूज किया है, संतानोत्पत्ति। ये सारे पॉइंट आपको आगे मिलेंगे। फिर आता है आर्थिक कार्य, और फिर आता है शैक्षणिक कार्य। ये ठीक है, ये है 2 मार्क्स के हिसाब से, है ना। बुकलेट में दिया हुआ है ना। तो मर्डॉक जो महोदय हुए हैं उन्होंने 250 परिवारों समाजों का अध्ययन किया, और उन अध्ययनों के आधार पर उन्होंने डिसाइड किया कि परिवार के मूलभूत जो है 4 कार्य हो सकते हैं, यौन संतुष्टि, प्रजनन, आर्थिक कार्य, शैक्षणिक कार्य। इनका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा परिवार के जो कार्य हैं उनको इस तरीके से डिवाइड करके यहां पर बताया गया है। पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स में। पिछली बार का जो पेपर हुआ है उसमें समाजीकरण के रूप में परिवार की भूमिका करके पूछा गया है। तो ये समाजीकरण के अंतर्गत ये आएगा। इसमें एक समाजीकरण टॉपिक पॉइंट भी आता है, 10 मार्क्स में इसको पूछा है ना। तो कार्यों में प्राणशास्त्री का, शारीरिक कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, और इस तरीके से धार्मिक कार्य है, मनोरंजनात्मक कार्य है, ये भी आगे आपको मिलेंगे। फिर इनका यहाँ पे डिटेल किया हुआ है। सबसे पहले आता है प्राणी शास्त्रीय कार्य। प्राणशास्त्रीय कार्य के अंतर्गत पॉइंट दिए गए हैं। इस तरीके से एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद ये है कि कभी कभी क्या करता है वो पर्टिकुलर एक कार्य को पूछ लेता है, जैसे सामाजिकरण के रूप में पूछा उसने, जैसे उसने पूछ लिया प्राणशास्त्रीय इसकी भूमिका बताइए, परिवार की प्राणशास्त्रीय भूमिका क्या है, प्राणशास्त्रीय दृष्टि से परिवार का महत्व समझाइए, या सामाजिक दृष्टि से परिवार का महत्व समझाइए, आर्थिक दृष्टि से परिवार का महत्व समझाइए, धार्मिक दृष्टि से परिवार का महत्व समझाइए, मनोरंजनात्मक दृष्टि से परिवार का महत्व समझाइए। तो ऐसे भी अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं हम, तो इसलिए ये डिवाइड करके मैंने बताया। फिर इसके अंतर्गत पॉइंट है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति, फिर इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब भी आपको करना है। तो प्राणशास्त्रीय कार्य में सबसे पहले आता है यौन इच्छाओं की पूर्ति, यौन संतुष्टि। मैंने जैसे कि बताया है, परिवार का ये प्राथमिक कार्य होता है, क्योंकि ये जो काम है ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से परिवार के अंदर ही हो सकता है। यौन इच्छाओं की जो पूर्ति है, यौन संतुष्टि है, इस कार्य की पूर्ति परिवार में रहकर ही हो सकती है। इसमें फिर वही बात आती है लिव इन रिलेशन, वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से नहीं है, वो इलीगल तरीके से है। आजकल वो बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रचलन में है लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन वो परिवार के अंतर्गत, उसको हम ऐसे बताए कि परिवार तो मानते नहीं है, ये समाज, हमारा समाज, भारतीय समाज इसको मानता नहीं देता है। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहां पर उसको मान्यता दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको मान्यता नहीं।
है ना। तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन इच्छाओं की पूर्ति, यौन संतुष्टि जो है परिवार ही कर सकता है। तो ये परिवार का एक प्राथमिक कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। विवाह और परिवार, मैंने आप लोगों को बताया था कि विवाह के माध्यम से इसी तरह पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति मिलती है और उसी के जरिए परिवार बनते हैं। तो परिवार में रह करके जो है इसी तरह पुरुष इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से कर सकते हैं। फिर इसका परिणाम होता है संतानोत्पत्ति। सेकेंड नंबर संतान, मर्डॉक ने भी वही क्रम बताया है, सबसे पहले यौन संतुष्टि, फिर संतानोत्पत्ति। पहले का परिणाम दूसरा है, संतानों की उत्पत्ति होती है। परिवार में रहकर के ही जो है संतान की उत्पत्ति होती है, या ऐसा कहें कि संतान की उत्पत्ति होने से परिवार बनता है ना। संतानों का जन्म होता है तो परिवार बन जाता है ना, और उसका फिर पालन पोषण होता है। इससे जो है प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रजाति की निरंतरता, मानव की जो प्रजाति है उसको निरंतर रखने के लिए क्या जरूरी है? संतान की उत्पत्ति जरूरी है। केवल संतान की उत्पत्ति से निरंतरता नहीं रहेगी। संतान की उत्पत्ति तो हो गई, मर गया, तो निरंतरता कैसे रहेगी? पालन पोषण भी करना पड़ेगा, और पालन पोषण जो है परिवार में रहकर ही होता है सही ढंग से, है ना। एक परिवार मिलकर के बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से कर सकता है, ठीक है, जिससे जो है प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रजाति की निरंतरता का मतलब होता है जो मानव जाति है वो उसमें निरंतरता रहे। मतलब एक वंश क्या होता है, कभी कभी एक वंश खत्म हो जाता है, तो वंश खत्म कब होता है? अगर परिवार खत्म हो गया। परिवार ही नहीं तो वंश खत्म हो जाएगा, तो उस वंश का कहते हैं ना, वंश का नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसके परिवार में, वंश में, है ना। तो उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी है, उसका पालन पोषण करना जरूरी है, और ये परिवार के द्वारा ही संभव है ना, उसके बिना संभव नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य में परिवार जो है, जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार अपने सदस्यों की रक्षा करता है। रक्षा कब करता है? देखिए, परिवार कब याद आता है? जब व्यक्ति कष्ट में होता है ना, ऐश कर रहा है तो उसको ध्यान नहीं आता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसको लगता है कि यार काश हमारा कोई देखभाल करने वाला हो, है ना। जब व्यक्ति बीमार होता है तब उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, तब लगता है कि यार परिवार का कोई सदस्य अगर होता तो मेरी हेल्प कर दे। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी होने वाली होती है, तब परिवार उसकी रक्षा करता है। बुढ़ापे के समय परिवार जो है बुढ़ापे का बीमा है ना। परिवार को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था का बीमा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वृद्धावस्था में जो है कौन काम आता है? परिवार ही काम आता है। पड़ोसी जो है कब तक साथ देगा, है ना। ठीक है, एक आध बार कुछ बोल दे कि भाई ये चलो ला दो मार्केट से, या मुझे पानी दे दो, जो भी है, लेकिन परिवार के सदस्य जो है वृद्धावस्था में उसकी देखभाल करते हैं। हालांकि आज ये हो गया है कि उसके एक व्यक्ति है, वृद्ध है, उसके हर मतलब पूरा परिवार है, सब है, लड़की है, लड़का है, लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना, क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में वो बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, पैसे भेज देते हैं, बस पैसे भेज देते। पैसे से क्या होगा? पैसे से सब चीज नहीं खरीद सकते, तो उनको फिर वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। सब कोई होते हुए भी आज वृद्ध जो है वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। वृद्धों की समस्या करके एक टॉपिक भी है सोशियोलॉजी में, 5 यूनिट में दिया है। 5 यूनिट में टॉपिक है वृद्ध, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, उससे संबंधित टॉपिक है। तो वहां पर पढ़ते हैं कि भाई क्या स्थिति है, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कोई
ध्यान देने वाला नहीं, बीमार हो गए कोई ध्यान देने वाला, ये हाल है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर सही परिवार है तो सहारा बनता है। वृद्धावस्था में, बीमारी में, महिला की डिलीवरी के समय में परिवार ही जो है सहारा बनता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये है सदस्यों की शारीरिक रक्षा। बच्चों का पालन पोषण मैंने जैसे कि बताया है, संतान की उत्पत्ति होने से ही जो है काम नहीं चलेगा, उसका पालन पोषण भी होना जरूरी है। तो परिवार में रह करके ही बच्चे का सही ढंग से पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल होती है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसको संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है ना, जिसका जिक्र आगे हम सामाजिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर यह है शारीरिक कार्य। तो शारीरिक कार्य में जो है बच्चे का शारीरिक विकास होता है, परिवार जो है बच्चे का विकास करता है शारीरिक रूप से। सामाजिक कार्य में उसका सामाजिक रूप से विकास होता है, उसका सामाजिकरण होता है, उसको शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको सुसंस्कृत बनाया जाता है, उसको संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, वो सामाजिक कार्य के अंतर्गत हो गया, है ना। तो बच्चे का पालन पोषण होता है, उसको पाल पोष कर बड़ा किया जाता है परिवार द्वारा। भोजन का प्रबंध, परिवार जो है परिवार के सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है ना। इसमें जो महिलाएं हैं, एक तो ये आर्थिक कार्य के अंतर्गत भी आता है और शारीरिक कार्य के भी अंतर्गत आता है, क्योंकि शारीरिक कार्य के अंतर्गत हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भोजन के बिना जो है शरीर ही नहीं रहेगा, या भोजन आपको नहीं मिलेगा समय पर तो आप बचेंगे नहीं, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो परिवार में रह करके परिवार के सदस्यों को भोजन का प्रबंध किया जाता है। महिलाएं जो है टाइम टाइम पर आपको भोजन उपलब्ध कराती हैं, लेकिन अगर परिवार नहीं हो तो आपको खाना कौन खिलाएगा, आप भूखे मर जाएं, है ना। ये भी उस समय याद आता है चीज जब वो चीज नहीं रहती है ना। जब मान लीजिए पत्नी है, मायके चली गई या कहीं काम से चली गई, तब उस समय पति को ध्यान आता है कि यार देखो कितनी समस्याएं रहती है, उसको खाना बनाना पड़ता है या बाहर से बुलाना पड़ता है, घर का मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो कितनी समस्या आती है। जब सही साथ चल रहा होता तब ध्यान नहीं आता, जब उसको करना पड़ता है तब ध्यान आता है कि यार देखो मतलब एक स्त्री कितना काम करती है घर में, है ना। बाकी पुरुष तो वैसे समझ में नहीं आएगा जब खुद करेगा तो समझ में आएगा कि यार बहुत बड़ा काम है ना। पुरुषों को ये लगता है कि अरे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन घर के काम भी बहुत बड़े काम होते हैं, तो इस तरीके से तो भोजन का प्रबंध जो है परिवार में रहकर के स्त्रियों द्वारा किया जाता है, टाइम टाइम से भोजन दिया जाता है। आवास तथा वस्त्र की व्यवस्था की जाती है, परिवार जो है रहने की व्यवस्था करता है और उसकी आभूषण की व्यवस्था करता है। वस्त्र की व्यवस्था परिवार में रहकर की जाती है सही ढंग से। इसके बाद आते हैं आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में उत्तराधिकार का निर्धारण, प्रत्येक परिवार में उत्तराधिकार के निर्धारण संबंधी अलग अलग नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह की व्यवस्थाएं आती हैं, एक को कहते हैं पितृमार्गी और एक को कहा जाता है मातृमार्गी। अभी आगे पढ़ेंगे, जब परिवार के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये उत्तराधिकार के आधार पर दो प्रकार है, पितृमार्गी, मातृमार्गी। पितृमार्गी का मतलब होता है कि जो संपत्ति का उत्तराधिकार होता है वो पिता से लड़के को मिलता है ना। पिता से लड़के को उत्तराधिकार का अधिकार मिलता है, यानी उसको संपत्ति का अधिकार मिलता है, तो उसको बोलते हैं पितृमार्गी। मातृमार्गी मतलब माता से उसकी बेटी को मिलता है, लड़की को मिलता है, उसको मातृमार्गी कहा जाता है। तो उत्तराधिकार के निर्धारण के संबंध में अलग अलग नियम परिवार में बने हुए हैं, तो परिवार जो है इसका निर्धारण करने का काम करता है कि किसको उत्तराधिकार मिलेगा, किसको संपत्ति मिलेगी, ये जो है परिवार तय करता है। उत्पादक इकाई के रूप में
परिवार जो है, परिवार के सदस्य मिल करके उत्पादन का काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या अर्निंग का काम करते हैं, जो भी हो। कई परिवारों में बिजनेस होता है, कई परिवारों में खेती होती है, कई परिवारों में जॉब करते हैं, अलग अलग परिवार के सदस्य जो है मिलकर के एक उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अब इस रूप में इसका जो महत्व है वो कम हो गया है पहले की अपेक्षा। आज परिवार का महत्व एक उत्पादक इकाई के रूप में निरंतर घट रहा है। इस कथन को स्पष्ट देखो, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। अगर बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आता है तो मैं कह रहा हूं, एक उत्पादक इकाई के रूप में वर्तमान में परिवार का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस कथन को समझाइए। पहले की अपेक्षा जो है, पहले क्या होता था, मैं बात बता रहा हूं आदिम युग की। 3 युग हुए हैं, मानव के विकास के 3 युग हैं। एक आदिम युग, बर्बर युग और सभ्य युग, है ना। आदिम युग और बर्बर युग में क्या होता था कि परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में काम करता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर के जो है काम करते थे। मतलब जैसे उस समय स्टार्टिंग में तो खेती ही नहीं होती थी, कृषि काम नहीं होता था, कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता था। उस समय केवल आखेट संकलन का, आखेट खाद संकलन का काम होता था, है ना, शिकार करना। तो पुरुष जो है शिकार करने जाते थे, महिलाएं और बच्चे जो है घर में रह करके कंदमूल फल जो है फ्रूट वगैरह वो इकट्ठा करती थी जंगलों में जाकर के। तो दोनों का रोल हुआ करता था, सबका, मतलब परिवार में सभी सदस्य अपना अपना रोल इस रूप में अदा करते, निभाते थे। लेकिन आज आत्मनिर्भरता आ गई है। आज व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गया है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं, सब जॉब करने लगे, सब अपना बिजनेस करने लगे, तो दूसरे पर डिपेंड नहीं है। इसलिए परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में इसका महत्व धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि सब मिलकर के कुछ, जैसे अब गांव में है तो गांव में ये थोड़ा सा भी है। गांव में जैसे खेती है, अब खेती का काम ऐसा है कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें सबको मिलकर के करना पड़ेगा, है ना। जैसे व्यक्ति मान लीजिए जुताई करने जा रहा है तो उसमें महिला का सपोर्ट रहता है, भाई इसको खाना भिजवाना है या उसको देने जाना है, किसी से भिजवाना है। बुआई का समय होता है तो महिला का रोल होता है कि भाई वो बीज वगैरह उसको बना करके दे देना है, या वो खुद उसमें हेल्प, पहले तो महिलाएं हेल्प करती, पहले जो हल बैल चलते थे तो उसमें महिलाओं जो है उसमें बीज बोने का काम, पहले कटाई होती थी तो महिलाएं जो है फसल कटाई का काम करती थी, है ना। तो खेती का काम ऐसा है कि उसमें हेल्प रहती है, जरूरत रहती है। तो जहां पर खेती होती है ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पर परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में है। लेकिन जहां पर खेती नहीं होती है, जहां पर नौकरी की जाती है, तो वहां पर एक परिवार उत्पादक इकाई के रूप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कम हो गया है। परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य, अब चारों सदस्य अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। एक का बिजनेस है, एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, एक सरकारी नौकरी कर रहा है ना, या एक कोई और काम कर रहा है। तो इस तरीके से चारों लोग कमा रहे हैं आत्मनिर्भर, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं है कि भाई ये कमा के लाएगा तो मुझे देगा तो मैं अपना खर्च करूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन पहले जो है सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते थे, मिल करके काम करते थे। तो ये जो काम है ये अब कम हो गया है, ठीक है। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब होता है कि परिवार के जो सदस्य हैं उनमें कार्यों का बंटवारा करना। परिवार के सदस्यों में उनकी एज के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से, लिंग के हिसाब से। श्रम विभाजन के आधार पर होता है आयु, लिंग, योग्यता, रुचि, है ना। इसके आधार आयु, लिंग, योग्यता
और अभिरुचि, है ना। इसके आधार पर जो है श्रम विभाजन होता है। मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है, जो कार्य वो कर सकता है, उसे वो कार्य सौंपना, इसको कहते हैं श्रम विभाजन। ये इसको कार्य विभाजन भी बोला जाता है ना। उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी रुचि, उसकी आयु के आधार पर जब कार्य विभाजित कर दिया जाता है, कार्य सौंप दिए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं श्रम विभाजन या कार्य विभाजन। तो परिवार के सदस्यों में ऐसा होता है। परिवार जो है योग्यता, क्षमता, रुचि के हिसाब से कार्य बांटता है। आयकर संपत्ति का प्रबंध, परिवार के सदस्य जो है मिल करके जो भी अर्निंग होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसको उसका मैनेजमेंट करता है। इस परिवार का एक मुखिया है, तो अच्छे जो परिवार होते हैं वो जो है इसका सबका मैनेजमेंट करके रखता है। कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसको जो है संभाल के रखना, उसको मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंध करना, है ना। तो ये है आर्थिक कार्य। उसके बाद सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य के अंतर्गत समाजीकरण के रूप में परिवार की भूमिका पूछी गई है। मैंने जैसा अभी बताया था कि पर्टिकुलर किसी एक को लेकर के क्वेश्चन बन जाता है, बन सकता है। तो यहां से पूछा गया समाजीकरण से क्वेश्चन पूछ लिया। तो समाजीकरण में सारे सामाजिक कार्य आपको बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया 10 मार्क्स। दो 2024 का एग्जाम जो हुआ था उसमें इसको पूछा गया। देखो, समाजीकरण एक व्यापक शब्द है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो एक होता है जैविक मानव। व्यक्ति जब जन्म लेता है उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि समाज क्या है, संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी जानकारी नहीं। उसको कहते हैं जैविक मानव। धीरे धीरे वो परिवार में पलता है, बढ़ता है। परिवार के जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, परिवार के जो संस्कार हैं, उनको सीखता जाता है समाजीकरण के माध्यम से, है ना। समाज के तौर तरीकों को समाज में रह करके सीखना, इसको कहते हैं समाजीकरण। तो समाजीकरण के माध्यम से जो है वो सब चीजें सीखता है, देखता है, सुनता है, और उसके हिसाब से उसका व्यवहार हो जाता है, उसका व्यक्तित्व हो जाता है, उसका चाल चलन, कहते हैं ना चाल चलन ठीक नहीं है। तो चाल चलन ठीक कैसे नहीं होता है? जब परिवार का चाल चलन ठीक नहीं है ना। तो वो है समाजीकरण। समाजीकरण के जरिए जो है वो रीति रिवाज, धार्मिक जो कार्यकलाप है, संस्कृति है, संस्कार है, इनको सीखता है। और आगे चल करके जो जैविक मानव था वो आगे चलकर क्या बन जाता है? एक सामाजिक मानव बन जाता है ना, समाजीकरण के जरिए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैविक मानव जन्म के समय है ना, जन्म के समय बच्चा एक जैविक मानव के रूप में होता है। फिर उसका होता है समाजीकरण। और वो आगे चलकर क्या हो जाता है? सामाजिक मानव बन जाता है ना। और यहां पर लिख देंगे व्यक्तित्व का विकास। ऐसे ये डायग्राम के जरिए हम बता सकते हैं। और इसमें मैंने एक कोटेशन बताया, तो वो भी कोटेशन आप लिख सकते हैं इसको लिखते समय आंसर को, कि अरस्तु ने कहा है कि जो परिवार है वो व्यक्ति की प्रथम पाठशाला कही जाती है। तो वो ऐसे कुछ कोटेशन लिख करके, कुछ डायग्राम बना करके हम अगर अपना आंसर लिखते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है।
जैसे यही क्वेश्चन जो पिछली बार आया से आ गया, तो इस तरह से हम डायग्राम बना देंगे, एक दो कोटेशन लिख देंगे, तो आपका अच्छा एक आंसर बन जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग आपको परिवार के अर्थ से ही करना है, परिवार का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थोड़ा सा परिवार का अर्थ बताएंगे, और फिर जो है इसका आंसर लिखेंगे, सामाजिकरण के रूप में इसकी भूमिका है। इसको कल हम और एक्सप्लेन करेंगे, तो कल ये आपके परिवार के जो कार्य है वो पूरे हो जाएंगे।